फोर्थ यूनिट रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस कौन सा फेज है ये? एनीवन इन एचडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कौन सा फेज है? Second. सेकंड फेज। आफ्टर which phase? Feasibility study. फिजिबिलिटी स्टडी। ओके। फिजिबिलिटी स्टडी में आपने क्या किया? मिक्सर का आवाज आ रहा है क्या? फिजिबिलिटी स्टडी में आपने क्या किया? आपने उसका एनालाइज किया, उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को जो भी रिक्वायरमेंट गिवन था, और उसका एनालाइज किया किस टर्म में? फिजिबिलिटी स्टडी इन द टर्म ऑफ Financially and कॉस्ट, yes, एफर्ट, sir. टेक्निकली साउंड, मतलब टेक्निकली पॉसिबल है कि नहीं, उसका जो कॉस्ट वो जो गिवन है वो पॉसिबल है कि नहीं, वो विद इन टाइम बाउंड हो पाएगा कि नहीं, ये सब आपने एनालाइज किया फिजिबिलिटी स्टडी में कि वो फिजिबल है या नहीं। उसके बाद आता है सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। ओके। रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? कस्टमर आपको जो भी सॉफ्टवेयर जो कंपनी डिजाइन करती है उनको अपना नीड बताता है कि उनके नीड क्या है, उनका रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उस रिक्वायरमेंट को अब आप क्या करोगे, उस रिक्वायरमेंट को एक इनफॉर्मल फॉर्म में आप उसको डिटेल करते हो, डॉक्यूमेंट करते हो, उसको बोलते हैं SRS। ठीक है। तो जैसा टॉपिक का नाम है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। तो इसमें वही है कि क्या एक्सपीरियंस डेवलपर, इसमें क्या चाहिए आपको? रिक्वायरमेंट कभी भी जब लोगे तो कौन सा पर्सन रिक्वायरमेंट लेगा, किस टाइप का पर्सन रिक्वायरमेंट लेगा? ये न्यू डेवलपर, न्यू पर्सन, और एक एक्सपीरियंस पर्सन? एक्सपीरियंस पर्सन लेगा, क्योंकि अगर आपका रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो सॉफ्टवेयर कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनेगा। फर्स्ट यूनिट में आप लोग को याद होगा सॉफ्टवेयर क्राइसिस का, कि ओनली 16% ऑफ द सॉफ्टवेयर जो कि क्या होता है फाइनली डेवलप होता है, आउट ऑफ 100 ओनली 16% ऑफ सॉफ्टवेयर। तो उसमें सबसे मेन रीजन है कि उनका रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं रहता है। वही यहाँ देखो क्लियरली, विदाउट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग of problem and proper documentation of the same, it is impossible to develop a satisfactory solution. Clear? Yes, sir. Overview of requirement specification phase. इस phase में क्या होता है? तो this requirement analysis and specification phase starts after feasibility study phase. Clear? Starts after feasibility study stage. Each complete and project has been found to be financial viable and technically feasible. Clear? हमने क्या चेक किया यहाँ पे? कॉस्ट एंड एफर्ट दोनों चेक किया। अगर ये दोनों हो कंप्लीट है, ये हो पाएगा, तभी हम कहेंगे वो फिजिबिलिटी स्टडी आपका सही है। फिजिबिलिटी स्टडी अगर हो गया सही से, मतलब सॉफ्टवेयर आप एनालाइज कर लिए कि वो आपसे बनेगा, टेक्निकली बन पाएगा, या कॉस्ट में जो भी रहेगा वो बन पाएगा कि नहीं। अगर वो हो गया, उसके बाद ही आप सेकेंड फेज में आएंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज। रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्पेसिफिकेशन फेज का फाइनल आउटपुट होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS। ओके। तो इसको अगर विजुलाइज किया जाए तो क्या करना है आपको? पहले नीड्स लेना है कस्टमर से, जो उसका नीड्स है, देन उसको गैदर करना है। नीड्स को क्या करना है? गैदर मीन्स कलेक्ट करना है। गैदरिंग, कोई चीज़ का गैदरिंग करना मतलब उस चीज़ को कलेक्ट करना। उसके बाद उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद स्पेसिफाई करना है। उसके बाद ये जो हो जाएगा, उसके बाद कंप्लीट को उसको रिव्यू करना है, और रिव्यू करने के बाद बनेगा आपका SRS डॉक्यूमेंट्स। हम इसको एक एक करके देखेंगे क्या होता है। ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो कुछ एरो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन से गया है एनालिसिस में, ठीक है, और एनालिसिस से कुछ है गैदरिंग में, स्पेसिफिकेशन से कुछ एरो किया है गैदरिंग में। ये सब देखेंगे क्या होता है। ठीक है, मतलब आपको इनपुट क्या देना है? नीड्स, जो भी कस्टमर का नीड्स इनपुट देना है, और इस पेज का आउटपुट क्या आएगा? SRS डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस स्टेज में क्या क्या होगा? गैदरिंग, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, रिव्यू। ओके ओके। The question is, the goal of implementation analysis and specification phase can be stated in nutshell as follows.
तो इसमें क्या क्या करते हैं आप? द गोल ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज इज क्लियरली अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड टू सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज द रिक्वायरमेंट इनटू डॉक्यूमेंट कॉल्ड SRS। SRS क्या होता है? कस्टमर के गोल को, रिक्वायरमेंट को, जो भी है रिक्वायरमेंट को, उसको ऑर्गेनाइज करना और एक सिस्टमेटिकली फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट करना, इसको बोलेंगे हम SRS। ओके, नेक्स्ट, हु कैरीज आउट रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन? ऑब्वियस, कौन करेगा? Few experienced member of development team. It normally requires them to spend some time to at customer site. क्लियर है? Who carries? वो कौन करेगा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन? तो जनरली आपके जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं आपके डेवलपमेंट टीम के, वो करते हैं काम रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। ओके, दे आर जनरली कॉल्ड एज सिस्टम एनालिस्ट। क्लियर? सिस्टम Yes, sir. एनालिस्ट क्या करते हैं? System analysts collect data pertaining to the product to be developed and analyzed by the collective data and to conceptualize what exactly need to be done. वो क्या करेंगे? एनालाइज कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली क्या करना है। मतलब उसको एनालाइज करके पता करेंगे कि एक्चुअली कस्टमर का नीड क्या है। तो ये कस्टमर जो डेटा बताएगा, जो भी नीड बताएगा, वो इनफॉर्मल बताएगा, नॉट पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपर, और उसको उसमें मॉडिफाई करना। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से उसके यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं SRS के। तो जनरली वो क्या करेगा? जब एनालाइज करेगा तो वो क्या करेगा? वीड आउट इनकंसिस्टेंसी, एनोमलीज एंड इनकम्प्लीटनेस। वो क्या एनालाइज करेगा? एनालाइज करेगा, उसमें से इनकंसिस्टेंसी को वीड आउट करेगा, बाहर निकालेगा, एनोमलीज को बाहर निकालेगा और इनकम्प्लीटनेस को। और ये सब रिमूव करने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स बनेगा वो होता है SRS। क्लियर? Yes, sir. क्यों बाकी लोग? देखो यहाँ थोड़ा यस सर। कॉलेज के क्लासरूम में सामने आप लोग रहते हो तो समझ में आता है, किसी को समझ में आ रहा है, उसके चेहरे से समझ में आ जाता है। कि ऑनलाइन क्लास में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोग क्या जी प्रिंस का बोलने में इतनी दिक्कत लग रहा है, मैसेज कर रहे हो? हाँ, जवाब नहीं दोगे तो फिर हम कहेंगे सबको वीडियो ऑन करो, उसके बाद सबको देखेंगे तो हमको समझ में आ जाए कि किसी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है? यस सर। क्या जी प्रिंस? अभी भी नहीं बोलेगा ये। प्रिंस को रिमूव कर दे क्या? वो है नहीं है, बात एक ही लग रहा है। ठीक है, नॉइज है तो रहो शांत। चलो कैमरा ऑन करो प्रिंस, देखे तुम ही हो कि कोई और है। ओके, तो देखो यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में अभी तक हम क्या देखें कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, कोई घूम रहा है, चलो ठीक है, एक जगह बैठ जाओ आराम से। सॉफ्टवेयर यस सर, बैठ रहे हैं। हाँ। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है? नीड्स को, इनपुट आपका नीड्स रहेगा और फाइनल आउटपुट आपका SRS डॉक्यूमेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग थे कि हु कैरी आउट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो फ्यू एक्सपीरियंस्ड। So SRS document is the final outcome of the requirement analysis and specification phase. Clear है? कोई डाउट नहीं, वही चीज लिखा हुआ है। How is the SRS document validated? आपने एक SRS डॉक्यूमेंट बनाया, आप उसको कैसे वैलिडेट करोगे कि वो आपने सही बनाया है? Anyone? कोई बताओगे? सर वो पहले चेक करेंगे ना, आपने एक SRS डॉक्यूमेंट बना लिया, दे रहे हैं वो, मतलब गैदरिंग हो रहा है कि नहीं सब कुछ, मतलब जैसे आपने एक SRS डॉक्यूमेंट बना लिया, उसके बाद आपके पास SRS डॉक्यूमेंट है, आप उसको कैसे वैलिडेट करोगे कि SRS जो बनना है वो सही है?
कोई बताओ, गलत बताओ। ओके, देखो क्या करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिव्यू। आपने गैदर किया, एनालाइज किया, स्पेसिफिकेशन किया, उसके बाद आप उसको रिव्यू करोगे। रिव्यू कौन करेगा? आपने किससे रिक्वायरमेंट लिया था? ये नीड्स कहाँ से आया था? नीड्स कहाँ से आया था? गैदरिंग से। अरे कस्टमर से आया था, गैदरिंग से। नीड्स गैदरिंग किया गया, ये नीड्स आया कहाँ से था? कस्टमर से। कस्टमर अपना नीड बताएगा। ओके, Yes, sir. तो ये नीड्स आया कस्टमर से। अरे प्लीज बंद कर लो माइक। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? ये कस्टमर से आया। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट को वैलिडेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे वही लिखा, वंस द एसआरएस डॉक्यूमेंट इज रेडी, इट इज फर्स्ट रिव्यू internally by the project team to ensure that the it's accurately capture all the user requirement. Okay, पहले प्रोजेक्ट टीम उसको रिव्यू करेगा, इंटरनली रिव्यू होगा। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, कंसिस्टेंट, अनएम्बिगुअस एंड कंप्लीट। कि वो अंडरस्टैंडेबल है, कंसिस्टेंट है, अनएम्बिगुअस है, कंप्लीट है। हम लोग देखेंगे इसके क्या होता है अनएम्बिगुअस, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है, ताकि तब समझ में आए ये सब क्या है। द एसआरएस डॉक्यूमेंट इज गिवन टू द कस्टमर फॉर रिव्यू। Okay, after the customer has reviewed the SRS document and agrees to it, it forms the basis for all future development activities and also serve as the contract document between the customer and the development organization. तो समझ में आया? जो SRS बनेगा आपका, वो पहले इंटरनली रिव्यू होगा बाय प्रोजेक्ट टीम, जो भी सॉफ्टवेयर बनाने वाली है। वो रिव्यू क्या करेंगे कि वो जो एसआरएस बना है अंडरस्टैंडेबल है, कंसिस्टेंट है, अनएम्बिगुअस है और कंप्लीट है, ये रिव्यू करेगा। जब इंटरनली टीम उसको ओके कर देगा, तब वो एसआरएस डॉक्यूमेंट दिया जाए कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो अपना नीड बता रहा था वो अपना वेरीफाई करेगा कि हमने जो नीड बताया था वही इसमें लिखा हुआ है कि नहीं। और इन फ्यूचर दिस एसआरएस डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो सर्व एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कि बाद में ना डेवलपमेंट टीम डिनाई करे, ना ही कस्टमर डिनाई करे कि हमने ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं बनाया था। इट इज अ वर्क एज अ एग्रीमेंट बिटवीन द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है, कैसे वैलिडेट करेंगे? क्लियर? कोई डाउट है? नो सर। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट आर, अब हम लोग जो फेजेस थे उसमें 4, गैदरिंग, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड रिव्यू, वो सब देखेंगे। तो व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज कैरिड आउट ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन? तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन में 2 मेन एक्टिविटी है। फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। कौन है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, इसमें क्या करेंगे हम? हाँ, तो रिक्वायरमेंट जब हम गैदर करते हैं तो क्या होगा, कैसे गैदर करेंगे? क्या ये पॉसिबल है कि सिंगल कस्टमर या सिंगल डॉक्यूमेंट पूरा रिक्वायरमेंट को बता सके? बहुत रेयरली, ऐसा बहुत कम होता है कि एक कस्टमर या एक सिंगल डॉक्यूमेंट पूरे रिक्वायरमेंट को बता सके कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो इसमें आप क्या करते हो, आप मल्टीपल कस्टमर से, मल्टीपल पर्सन से, मल्टीपल डॉक्यूमेंट रीड करने के बाद आप रिक्वायरमेंट कंसिडर करते हो कि हमारा एक्चुअली क्या रिक्वायरमेंट है उस सॉफ्टवेयर का, जो भी नीड आपका कस्टमर देने वाला है, वो एक डॉक्यूमेंट से नहीं बनता चलता है। इसलिए उसको टर्म को हम क्या करें, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसमें 2 काम करेंगे, फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड सेकेंड इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसी फेज को इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस टॉपिक का क्या नाम है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस। इसमें एक पार्ट कर दिया रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड सेकंड पार्ट कर दिया रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट
Requirement gathering is also known as requirement elicitation. Okay, रिक्वायरमेंट गैदरिंग को ही रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कहते हैं। इसमें आपका काम क्या होता है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर मीन्स कस्टमर, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, उनसे आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट उनसे नीड उनका पूछते हो कि क्या नीड है जिसके लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना है। ओके, अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा मान लो कि जैसे आप अपने कॉलेज में लाइब्रेरी का एक सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, ओके, तो एक ऐसा सिस्टम है जो कि मैनुअल काम कर रहा है, अब उसको आप क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर में अडेप्ट करना चाह रहे हो। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका ऑलरेडी काम मैनुअली हो रहा है, उसका रिक्वायरमेंट गैदर करना इजी है या टफ है? मान लो कोई ऑफिस में काम हो रहा है, वो काम मैनुअल हो रहा है अभी तक, अब उसका हमको सॉफ्टवेयर में उसको कन्वर्ट करना है, तो उसका जो गैदरिंग करना रिक्वायरमेंट हम लेंगे, वो टफ है या इजी है? इजी होगा सर। इजी होगा, इजी होगा ना। अगर कोई ऐसा मॉडल का सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि वर्किंग में नहीं है, तो क्या होगा, टफ होगा, क्योंकि टफ पूरा होगा। पूरा इमेजिनेशन पे होगा कि ऐसा ऐसा काम होगा। ठीक है, क्लियर है। तो रिक्वायरमेंट गैदर करना वैसे सॉफ्टवेयर का जो कि वर्किंग में है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्किंग में है, उसको सॉफ्टवेयर में अगर हमको मॉडल करना है तो वो इजी है एज कम्पेयर टू द न्यू मॉडल। ओके, टिपिकली जो रिक्वायरमेंट गैदर होता है वो कस्टमर साइट पे जाके किया जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को रीड करके किया जाता है, और उसके लिए कई सारा है स्टेप्स, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे करना है। तो इसमें देखो, द इम्पॉर्टेंट वेज इन विच एक्सपीरियंस एनालिस्ट गैदर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, एक एक्सपीरियंस एनालिस्ट ही रिक्वायरमेंट गैदर करेगा। कौन कौन सा वेज है? तो फर्स्ट वे टू गैदर रिक्वायरमेंट इज स्टडिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। क्या करेगा वो? जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है उसको स्टडी करेगा। ओके, मतलब वो क्या करेगा, जनरली हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर यूजुअली प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, एसओपी, उस एसओपी के थ्रू सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। जैसे अभी इसके पहले हम काम कर रहे थे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में थे, ट्रांसमिशन में, तो वहाँ पे ई ऑफिस सिस्टम आया गया है, ई फाइल। वहाँ पे मैनुअली फिजिकल फाइल मूव ना होके अब इलेक्ट्रॉनिकली फाइल मूव होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक फाइल जब आया था उस समय कंपनी जो था, ट्रांसमिशन कंपनी, उसने एसओपी दिया, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है उस कंपनी को, कि ये हमारा रिक्वायरमेंट है। वो एसओपी कहाँ से बनेगा? एसओपी जो, क्योंकि वो मॉडल ऑलरेडी वर्किंग में था मैनुअल, कैसे फाइल मूव होता है आपको कुछ आइडिया होगा कि फाइल जैसे आप ही का डेटा है, आप एडमिशन लेते हो तो एक फाइल बनता है, उसके बाद वो धीरे धीरे प्रोसेस, जैसे जैसे आप ईयर आपका सेमेस्टर पास होते जाते हो, वैसे वैसे उसको फाइल में डेटा ऐड होते जाता है। वो एक बार फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फाइनल ईयर, फिर पास आउट होने के बाद वो फाइल अलग मूव हो जाता है। तो सिमिलरली उस एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम को आपको ई फाइल सिस्टम में करना था, तो कंपनी ने क्या किया, एसओपी दिया, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, तो एक डॉक्यूमेंट्स देती है कंपनी, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज हाउ, कैसे गैदर करेंगे, तो फर्स्ट वे इज स्टडिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। सेकेंड इज इंटरव्यू। कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि आपको एक लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो लाइब्रेरी में क्या क्या काम आता है? लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी से अकाउंट सेक्शन को भी मतलब होता है या नहीं? यस सर। अगर मान लो कि आपने कुछ ये बुक लेट से लौटाया या बुक आपने नहीं लौटाया, तो जब नो ड्यूज कराने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका ड्यूज है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज स्टडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सेकेंड थिंग इज इंटरव्यू। जो भी पर्सन उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं उनसे पूछा जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। क्लियर? थर्ड 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 इज थर्ड इज टास्क एनालिसिस। टास्क
ओके ठीक है। टास्क एनालिसिस में आप क्या करोगे कि जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले उस सॉफ्टवेयर से उसके रिलेटेड रिक्वायरमेंट कलेक्ट करोगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर द इशू बुक सर्विस द स्टेप्स मे बी ऑथेंटिकेट यूजर, चेक द नंबर ऑफ बुक इशूड टू द कस्टमर एंड डिटरमाइन इफ द नंबर ऑफ मैक्सिमम बुक ऑफ दिस मेंबर कैन बोरो हैज बीन लिस्टेड। ये काम होता है ना, जब आप बुक इशू करने जाते हो तो पहले आपका आईडी कार्ड मांगा जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाता है, उसके बाद चेक किया जाता है वो बुक अवेलेबल है या नहीं, उसके बाद देखा जाता है कि आपने ऑलरेडी कितना बुक इशू किया है। तो ये सब एनालाइज करना मतलब टास्क एनालिसिस। बेस्ड ऑन द ऑपरेशन आपको बुक वो रिक्वायरमेंट गैदर करना। और इसमें और भी एग्जांपल दिया है कि जो बुक, मान लो कुछ बुक ऐसा होता है रेफरेंस बुक होते हैं, रेफरेंस बुक किसी को इशू नहीं किया जाता है, वो रेफरेंस बुक यूज होता है लाइब्रेरी के पर्पज पे, कि कोई आए लाइब्रेरी में और बुक को पढ़े, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ही बुक लाइब्रेरी में ना बचे, कुछ बुक को रेफरेंस बुक में रखा जाता है ताकि वो लाइब्रेरी में हमेशा अवेलेबल रहेगा और जिसको जिस उस समय जरूरत पड़ेगा वो लाइब्रेरी में जाके ही पढ़ेगा, वो किसी पर्सन को नहीं दिया जाता है, इशू नहीं किया जाता है। ये हो गया, इस तरह का रिक्वायरमेंट गैदर करना होता है टास्क एनालिसिस। देन नेक्स्ट इज सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो मीन्स यहाँ पे एग्जांपल दिया, बुक इशू सक्सेसफुली टू द मेंबर एंड द बुक इशू स्लिप इज प्रिंटेड, कि अगर किसी को बुक इशू किया गया है तो उसका स्लिप आना चाहिए, अगर बुक रिजर्व है तो इशू नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक कैन इशूड ऑलरेडी रीच तो बुक उसको इशू नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे वही तो डिफरेंट सिनेरियो ऑफ टास्क मे बी टेक प्लेस व्हेन टास्क इन्वॉल्व अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। एंड लास्ट वन इज फॉर्म एनालिसिस। फॉर्म एनालिसिस में आप क्या करते हो, आप सेवरल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म आप स्टेक होल्डर को देते हो इन द टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, और उस फॉर्म में आपके अकॉर्डिंग इनफॉर्म, यहाँ पे लिखा है इनफॉर्म एनालिसिस द एग्जिस्टिंग फॉर्म्स एंड द फॉर्मेट ऑफ नोटिफिकेशन प्रोड्यूस्ड आर एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द डेटा इनपुट टू द सिस्टम एंड द डेटा आर टू बी द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, कि उस डेटा का इनपुट क्या होगा और उसका आउटपुट क्या होगा। कंसीडर करो जैसे आपने लाइब्रेरी का एग्जांपल लेते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर जब आप बनाओगे तो जब आप बुक सर्च का एक फंक्शन बताओगे, उसको टास्क बताओगे, तो इनपुट डेटा क्या होगा, क्या होगा, बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर नेम, पब्लिकेशन नेम, ये सब होगा। और उसका आउटपुट क्या आएगा, सर्च कर रहे हैं तो लोकेशन ऑफ बुक, नंबर ऑफ बुक रिमेनिंग, ये सब आउटपुट आएगा। तो वो सब आपको फॉर्म एनालिसिस में दिया जाता है। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस में फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग को ही रिक्वायरमेंट एलिसाइटेशन करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग अगर एग्जिस्टिंग मॉडल है तो रिक्वायरमेंट गैदर करना इजी है, बट फॉर अ न्यू मॉडल इट इज टफ टास्क। कौन कौन सा वे है जिसके थ्रू आप रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हो, आवाज, कौन कौन सा वे है जिसके थ्रू रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे इज स्टार्टिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सेकंड इंटरव्यू, टास्क एनालिसिस, फोर्थ सिनेरियो एनालिसिस, फिफ्थ फॉर्म एनालिसिस। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो अब आप क्या किए, रिक्वायरमेंट गैदर कर लिए, अब आपने सारा नीड कस्टमर से ले लिया। जब कस्टमर से सारा नीड ले लिए उसके बाद आप उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज हम मेनली करते हैं चेक करने के लिए कि कोई उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, एम्बिग्यूटी नहीं है, इनकम्प्लीटनेस नहीं है, ये सब क्या होता है देखेंगे। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ आपको देखना है, उसमें कोई भी एनामली होगा तो उसको रिमूव करना है, एनामली और एम्बिग्यूटी सेम थिंग, इनकन्सिस्टेंसी होगा तो उसको रिमूव करना है, और इनकम्प्लीटनेस होगा तो उसको रिमूव करना है। तो व्हाट इज एनामली, एनामली और एम्बिग्यूटी क्या होता है। एम्बिग्यूअस पढ़े हो ना, एम्बिग्यूअस क्या होता है, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस ग्रामर पढ़े हो आप, नहीं। ओके, देखो एनोमली, इट इज ए एनोमली
इज एन एम्बिग्यूटी इन द रिक्वायरमेंट, अगर उस रिक्वायरमेंट में कोई एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी मतलब उसमें क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं है कि इसमें क्या इसका नीड है, या मोर देन वन मीनिंग है उस वर्ड का, तो उसको कहेंगे एम्बिग्यूअस, मतलब क्लियर नहीं है। एम्बिग्यूटी, एनोमली, सेम थिंग। व्हेन द रिक्वायरमेंट इज एनोमलस, सेवरल इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट रिक्वायरमेंट आर पॉसिबल। क्लियर? अगर एनोमलस होगा मतलब सेवरल इंटरप्रिटेशन, मोर देन वन रिक्वायरमेंट आर पॉसिबल। एग्जाम्पल कंसिडर करो कि एक पावर कंट्रोल सिस्टम का एप्लीकेशन बनाना है आपको, ठीक है? उसका रिक्वायरमेंट दिया हुआ है व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स हाई द हीटर शुड बी स्विच्ड ऑफ। क्लियर? जब टेम्परेचर का हाई होगा तो हीटर शुड बी स्विच्ड ऑफ, बट इट इज नॉट मेंशन व्हाट इज द हाई वैल्यू, बट इट इज नॉट मेंशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाई। इसका मतलब क्या हुआ? आपको नीड बताया गया, कोई आपको कस्टमर नीड बताया कि बंद होना चाहिए हाई टेम्परेचर पे, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हाई टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 50, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एनोमली और एम्बिग्यूटी। क्लियर? मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाई मतलब कोई 500 रख सकता है, कोई 1000 रख सकता है, कोई 200 रख सकता है, यहाँ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग द फाइनल grade of computation, if a student scores sufficiently low grade in a semester, then his parent would be informed. Okay, अगर आप फाइनल ग्रेड में कम मार्क्स लाते हैं, कुछ यहाँ पे sufficiently low grade in the semester, then it is informed to your parents. So, but it is not mentioned what is the low grade, what is the value of low grade. So maybe possible low grade will be 40%, it may be 50%, it may be 30%. Clear? So these are called anomalies. कोई डाउट बोलोगे? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? सेकेंड इज इनकंसिस्टेंसी. Inconsistency means two requirements are said to be inconsistent if one of the requirement contradicts the other. Clear? अगर इनकंसिस्टेंसी कब कहलाएगा, जब एक दो रिक्वायरमेंट है और एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो. एग्जाम्पल कंसीडर करो, प्रोसेस कंट्रोल एप्लीकेशन है, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए मान लो दिया हुआ है द फर्नेस शुड बी, यहाँ दिया है the furnace should be switched off when the temperature of the furnace rises above 500. क्लियर? एक रिक्वायरमेंट ये है. दूसरा रिक्वायरमेंट है, सैमसंग कौन है? सेकेंड, when the temperature of the furnace rises above 500 the water shower should be switched on and the furnace should remain on. यहाँ दो रिक्वायरमेंट है, क्या दोनों रिक्वायरमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? एक कह रहा है क्या, द फर्नेस शुड बी स्विच्ड ऑफ, द फर्नेस शुड बी स्विच्ड ऑफ व्हेन द टेम्परेचर rises 500 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? मींस at reaching the temperature of 500 degrees Celsius it should be switched off. Second requirement is the temperature of the furnace rises above 500 degrees Celsius, the water shower should be switched on and the furnace should be remain on. एक बोल रहा है 500 डिग्री सेल्सियस होने पर वाटर शॉवर ऑन होना चाहिए और वो फर्नेस जो है ऑन रहना चाहिए, और एक कह रहा है 500 डिग्री सेल्सियस को ऑफ हो जाना चाहिए. ये दोनों रिक्वायरमेंट दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. अगर इस टाइप का रिक्वायरमेंट कोई कस्टमर कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रहा है तो उसको कहेंगे हम क्या, इनकंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट. तो इसको एनालाइज करना किसका काम है? यही एनालाइज करना है, जो भी गैदरिंग होगा उसका इसको एनालाइज करना है. एक्सपीरियंस पर्सन इसको एनालाइज करेंगे. सिमिलरली एक एग्जांपल दिया है, एल्टेंट securing fail grade in 3 or more subject must repeat the course over the entire semester. If students fails in 3 or more subject then they must not promoted to the next semester. ऐसा इसका रिक्वायरमेंट है. सेकेंड रिक्वायरमेंट दिया है, there are no provision of any student to repeat the semester. The student should clear the subject by taking an extra subject in the later semester. तो ये दोनों रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, एक रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा
फेल हो रहा है तो वो अगले सेमेस्टर में नहीं जाएगा। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टूडेंट का सेमेस्टर कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो अगले सेमेस्टर में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके वो पढ़ सकता है। ये दोनों रिक्वायरमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्लियर? These are called inconsistent. These are called inconsistent requirement. And last one is incompleteness. Incompleteness means an incomplete set of requirement is one in which some requirements have been overlooked. Some requirements have been overlooked means it is missed by any means वो miss हो गया है तो उसको हम बोलेंगे incomplete. It is called incomplete. तो जैसे एग्जांपल क्या है, if a student secure a grade point average CGPA of less than 6, the parents of student must be intimated about the regrettable performance through postal letter as well as through email. Okay, rejoin करो उसी rejoin करो.